नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राजगीर में पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल आज। भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। विधानसभा चुनाव को लेकर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीवान जिले में 558 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 9 विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में आज भारतीय टीम का मुकाबला मौजूदा चैंपियन कोरिया से होगा। ये मुकाबला आज शाम 7:30 बजे राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने अब तक कोई भी मैच नहीं हारा है। खिलाड़ियों के जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए कप्तान हरमनप्रीत सिंह की नेतृत्व वाली टीम इंडिया खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। एक रिपोर्ट। भारतीय टीम यदि कोरिया के खिलाफ आज का फाइनल मुकाबला जीतती है तो उसे दोहरा तोहफा मिलेगा। एशिया कप खिताब के साथ ही भारतीय टीम अगले वर्ष हॉलैंड और बेल्जियम में आयोजित होने वाले विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए भी क्वालिफाई हो जाएगी। कल शाम सुपर 4 स्टेज के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम ने एक जबरदस्त मैच में चीन की टीम को 7-0 से पराजित किया था। भारतीय टीम ने पिछला एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 8 वर्ष पहले जीता था। कोरिया की टीम इस खिताब को सर्वाधिक 5 बार जीत चुकी है, जबकि भारतीय टीम ने 3 बार यह प्रतियोगिता जीती है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। केंद्र सरकार ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी में व्यापक सुधार से सहकारी क्षेत्र मजबूत होंगे, उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे, उत्पादों की मांग बढ़ेगी और सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की बड़े सहकारी ब्रांड सहित पूरे डेयरी सहकारी क्षेत्र ने प्रशंसा की है। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि नई दरों से देश के 10 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को लाभ होगा। टिकाऊ कृषि प्रणालियों को प्रोत्साहन मिलेगा। डेयरी क्षेत्र में किसानों और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है। सभी प्रकार के दूध और पनीर को जीएसटी से छूट दी गई है। मक्खन, घी और इसी तरह के उत्पादों पर जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया है। लोहा, स्टील या एल्यूमिनियम से बने दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया है। ये उपाय डेयरी उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों, विशेष रूप से दूध प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों को भी मजबूत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जीएसटी की नई दरों से खेती की लागत कम होगी और किसानों को लाभ होगा। 12 जीव कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, उन पर भी जीएसटी घटाई गई है। इससे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को, क्योंकि जैविक जो इनपुट्स है उनकी कीमत कम होगी तो उसमें लाभ होगा और रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसान के बढ़ने की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। सरकार के इस कदम से कृषि यंत्र और मशीनों की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इस निर्णय से किसानों के साथ पशुपालन और मिश्रित खेती में लगे लोगों को भी लाभ होगा। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों के जरिए मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत और एक बहुमूल्य उपहार दिया है। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उसका रोजगार का इम्पैक्ट आता है। स्वाभाविक है कि बहुत सारी जो जितनी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब बढ़ने लगती है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संबंध में आज ही एक दिशा निर्देशिका भी जारी करेंगे, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया और उससे जुड़ी अन्य जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद करना है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान इसी महीने किया जाएगा। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर घोषणा 15 सितंबर तक की जा सकती है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर कल पटना में घटक दलों की बैठक में सीट बंटवारे समेत विभिन्न बिंदुओं पर विमर्श किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन संयोजन समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा करेंगे। एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, इस सब चीज की चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन का आप जान रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और तेजस्वी जी अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के मुंह से आप लोग सुनेंगे कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के साथी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे। इसका घोषणा जो है ना तेजस्वी जी ही करेंगे। महागठबंधन की इस बैठक में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वाम दलों के वरिष्ठ नेता समेत इंडी गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 8 जिलों की 10 सड़कों के लिए 675 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष योजना के तहत बक्सर, सारण, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, नवादा, मधुबनी और पूर्वी चंपारण जिले में सड़कों का निर्माण कराएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इस मंजूरी के बाद प्रदेश के सुदूर क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीवान जिले में 558 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत वाली 9 विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें जिले के मैरवा मोहम्मदपुर से छपिया टेढ़ी घाट गोपालपुर पथ का चौड़ीकरण, सीवान रेलवे स्टेशन से पंचरुखी रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण और माधोपुर महाराजगंज में विद्युत शक्ति उपकेंद्र के निर्माण सहित कई योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में की थी। पटना में मेट्रो ट्रेन का परिचालन जल्द शुरू होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने पटना मेट्रो के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मेट्रो के विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण कर अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ऑपरेशनल इश्यूज जो होंगे उसको एड्रेस करने के लिए पहले से तैयारी करने के लिए आए हैं, जिसमें जो लोग आएंगे उनकी वाहन की पार्किंग, लोगों का एंट्री एग्जिट और भीड़ नियंत्रण और लोगों को सुविधाएं अच्छे से हो जाए, आने में एकदम सुगमता पूर्वक लोग अंदर आए बाहर जाएं, और कहीं अतिक्रमण के इश्यूज हैं, यही सब इश्यूज देखने के लिए हम लोग आए हैं। मेट्रो की तरफ से हमको अच्छी ब्रीफिंग मिली है, उनके एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, क्या आवश्यकता है, उसको समझ करके सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। इसको फॉलोअप करके हम लोग कराएंगे। आज भाद्रपद की पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा पितृपक्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। आज श्रद्धालुओं द्वारा पूर्वजों की आत्म शांति के लिए फल्गु नदी में स्नान कर खीर का पिंडदान किया जाएगा। त्रिपक्षिक श्राद्ध के लिए बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र से काफी श्रद्धालु आए हैं, जो 17 दिनों तक गया जी में प्रवास करेंगे और गया जी के प्रमुख वेदियों पर पिंडदान कर भगवान विष्णु से पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इधर पटना के पुनपुन में भी अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई है। गया में पिंडदान से पहले श्रद्धालु पुनपुन नदी के किनारे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। इधर पितृपक्ष मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने पुनपुन घाट हॉल्ट और अनुग्रह नारायण स्नान घाट पर 16 जोड़ी ट्रेनों का 2-2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया है।
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह ठहराव 21 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। उत्तर रेलवे कल से 5 दिन तक श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन और संगलदान स्टेशन के बीच 2 लोकल पैसेंजर ट्रेनें चलाएगा। इससे रियासी और रामबन में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण फंसे यात्रियों को निकालने में मदद मिलेगी। इन रेलगाड़ियों के चलने से संपर्क बहाल होगा और सड़क संपर्क शुरू होने तक ये लाइफलाइन के रूप में काम करेगी। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मानसून के कमजोर पड़ जाने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। अधिकांश क्षेत्रों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भाग के 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। एवं राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर वज्रपात की घटना हुई है। कटिहार जिले के कुर्सेला में वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्देश दिया है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण और परीक्षा बोर्ड बी बोस की 12वीं की परीक्षा के लिए पटना, गयाजी और मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित परीक्षा केंद्र को लेकर सूचना जारी की गई है। बोर्ड के अनुसार 9 और 10 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए इन जिलों के कुछ परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। इधर परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33 पदों पर चयन को लेकर आज पटना में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार के बाद पूरे देश में शुरू होगा वोटर सत्यापन। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती को बूथ तक लाने के लिए निःशुल्क वाहन, बुजुर्गों को बैलेट पेपर से मतदान की सुविधा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, दरकते रिश्तों को संभालने में जुटे मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। अखबार लिखता है, कूटनीतिक मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की जगी उम्मीद। प्रभात खबर की सुर्खी है, आज रात दिखेगा लाल चांद का नजारा। 2022 के बाद भारत का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार सहित सभी समाचार पत्रों ने एशिया कप हॉकी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजगीर में पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल आज। भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। विधानसभा चुनाव को लेकर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीवान जिले में 558 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 9 विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।